हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेला के जाने के बाद कस्बा कितनी देर यूं ही बैठी बेला की बातों को सोचती जा रही थी। वो जो कहना चाह रही थी कस्बा को समझना था, लेकिन उसका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था कि बेला इतनी नीच हरकत कर सकती है। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि जहांजेब के कमरे में आने का नोटिस तक ना लिया और उसकी रोनी सूरत देखते हुए जहांजेब ठटका और उसके करीब आया, उसको पुकारा। लेकिन वो खामोश रही। आंसू से उसका पूरा चेहरा भीगा हुआ था। लेकिन क्यों? वो क्यों रो रही थी? जहांजेब समझ नहीं पाया। उसके कंधे पर हाथ रखते उसको पुकारा तो वो चौंकी और हाली हाली नजरों से जहांजेब की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जहांजेब ने अपना सवाल दोहराया और कस्बा ने मैकेनिकी कैफियत में खड़े होते जहांजेब की तरफ देखा। गरम सियाल मादा फिर से आंखों से बाहर निकला। उसे समझ न आया कि क्या उसे बेला की कही हुई बात जहांजेब को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कस्बा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? जहांजेब ने अब माथे पर बाल डाले हुए पूछा। वो वो बेला आई थी। इस पल कस्बा को समझ न आया कि किन लफ्जों में इंतहाब करके जहांजेब को किस डील के बारे में बताया। मैंने उस लड़की को मना किया था कि उस रूम में न आए, फिर वो क्यों आई है? मैं जाकर करता हूँ बात। जहांजेब ने कस्बा की मजीद कोई बात सुनने बगैर दरवाजे की जानब कदम बढ़ाया। मेरी बात सुने, रुके प्लीज। कस्बा ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और उसको अपनी तरफ मुड़ा तो वो जहांजेब रुकता हुआ उसको देखने लगा। वो जो कह रही थी वो तो सुन ले। कस्बा जैसे बेबस होते हुए बोली। मुझे कुछ भी नहीं सुना। मैंने जब उसको मना किया था कि नहीं आना, तो फिर वो क्यों आई? यकीनन कुछ ना कुछ जहर घोलकर गई होगी। काम क्या है उसका? और अच्छे से जानता हूँ मैं उसको। जहांजेब गुस्सा जब्त करते हुए बोला। काश कि आप उसको जान जाते तो आज जासमीन जिंदा होती। कस्बा की बात पर जहांजेब एक लम्हे को चौंका, उसकी तरफ मुड़ा। क्या कहना चाह रही हो बेला? का जासमीन से क्या ताल्लुक? जहांजेब नासमझी से बोला। ताल्लुक? आप ही अभी भी नहीं समझ पाए मेरी बात? कस्बा तंतिया हंसी हंसी। कस्बा, जो भी कहना है साफ साफ और खुलकर कहो। क्या कहना चाह रही हो तुम? जहांजेब की बात पर कस्बा ने सर झटका। यकीनन आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे मिस्टर जहांजेब, लेकिन यह सच है कि जासमीन की मौत में बेला का हाथ है। क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। जब जासमीन का कत्ल हुआ, उस पर गोली चली, तब बेला यहाँ पर नहीं थी। और तुम इतने वसूल से कैसे कह सकती हो? आप मेरा यकीन करें, बेला की बातों से लगा। कस्बा, स्टॉप इट। जहांजेब ने आपकी बार कस्बा को गुस्से से डांटा। वो जानता था कि कस्बा की तबीयत में शकपन बहुत ज्यादा था। वो बेला से अपनी नफरत की वजह से और शायद उसे ऐसा समझ रही थी। भले वो बिल्ला से नफरत करता था, उससे निकाह करने के पीछे उसकी कोई वजह थी, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि बिल्ला ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उसने बिल्ला की साइड ली, जो कि कस्बा को सख्त नागवार गुजरे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? आप जानते हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। वो बिल्ला ही। अपने दिमागी कीड़े को तुम नहीं संभाल पा रही कस्बा। अब उसकी तरह कोई भी बात मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनो। जहांजेब को गुस्सा आ गया और उसे वार्न किया। आप जो मर्जी बोले, लेकिन मैं साबित करके रहूंगी कि बेला। कस्बा, अभी उसकी बात पूरी होती क्या जहांजेब दारा वो सहम गई। अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी, वरना। जहांजेब के साथ गुस्सा करने पर कस्बा एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप सी हो गई थी और जहांजेब की सिर्फ आंखों को देखते हुए कस्बा ने अपना रुख मोड़ लिया। जहांजेब ने गुस्से से उसका रूह वापस अपनी तरफ मुड़ा। सिर्फ खुद पर तवज्जो दो, मुझ पर दो, हमारे रिश्ते पर तवज्जो दो, बस। बाकियों को छोड़ दो, वो क्या कर रही हैं क्या नहीं, उन्हें देखने के लिए चौधरी जहांजेब मौजूद है। तुम इन सब की टेंशन मत लो। जहांजेब उसकी नम हुई लाल आंखें देखता हुआ अपना गुस्सा पश्तपुर डाल गया था। वो बहुत ही नर्म लहजे में बोलता उसे देखने लगा, जो बिल्कुल स्पार्टन अंदाज में उसको देखे जा रही थी। जहांजेब ने गहरा सांस काट लिया और कब्र की जाने बढ़ा। कस्बा वहीं पर खड़ी रह गई थी। आप कुछ भी कह ले मिस्टर जहांजेब चौधरी, बेला का नकाब मैं उतार कर रहूंगी। जासमीन का खुद इतना सस्ता नहीं था कि उसी तरह छोड़ दिया जाए। उसने खुद एतराफ किया है मेरे सामने, और मैं उसे बख्शने वाली नहीं। गर्दन मोड़कर दुखती निगाह से जहांजेब को देखा, जो कपड़े लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा था। आपकी जिंदगी में अगर उसको ला सकती हूँ तो निकाल भी सकती हूँ। दिल ही दिल में तैयार करती वो आज पहली पहली कस्बा लगे। हवेली आते ही इरम सबसे पहले बजाज थान के पास गई। वो जामी थे, उन पर तशद्दुद किया गया था, लेकिन मुस्तफ़ा के बर वक्त वहां पर पहुंच जाने पर अब वो ठीक थे। जाओ बेटा, आराम करो, उन्होंने बहुत ही प्यार से इरम से कहा। वो इस बात में साहिलाती उठ गई। शाम तक उसने रेस्ट ही रेस्ट किया और खाना पीना किया। मुस्तफ़ा कहीं जा चुका था, कहाँ वो नहीं जानती थी। वो उसे घर छोड़कर खुद निकल गया था, बिना कुछ बताए। इरम ने भी परवाह न की और अपना दिन आराम सुकून से गुजारा। अपनी अम्मी से बात की और ढेर सारी गप लगाई। शाम को अचानक से उसे मुस्तफ़ा की याद आने लगी। वो कैसे मुझे भूल सकता है? गैंगस्टर इंसान नहीं है, बड़े वाला गैंगस्टर, इडियट। न जाने किधर गया है। अब तो रात हो रही है, पता नहीं कब लौटे गए सरकार। इरम बेहतियारी उसका इंतजार कर रही थी और इस बात को वो समझ नहीं पा रही थी। शाम से हो गई थी। अब वो दिल बर्दाश्ता होते हुए रूम में आए।
अकेले सोने के हयात से उसे डर लगा। हमेशा की तरह उसने दराज खोला और एक बैग निकाला। बैग से एक निफाला निकालते हुए दुख से देखा। मिस यू आपी। आंखों के गोशे नम हुए थे। उससे पहले कि वो मेडिसिन लेती, दरवाजा खुला। ईरम बुरी तरह से बुखलाई और जट से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा छुपाया, जब मुस्तफा की इज्जत निगाहों से ना छुप सका। क्या कर रही हो? वो अपना बैग और मोबाइल एक तरफ रखता मशकूक अंदाज में चलता वो उसके पास आया। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, लेकिन सामने ईरम को देखकर वो ताज़ा दम हो गया, जैसे उसकी आंखों की ठंडक और बेचैन दिल की राहत हो। नहीं, कुछ नहीं। ईरम बुरी तरह से घबरा रही थी। एमके ने उसके पास आते उसके पीछे कमर की तरफ की कलाइयां थामे भी आगे किया, उसके हाथ से लिफाफा लिया, उसमें मौजूद इस मेडिसिन को देता वो सख्त हैरान हुआ। क्या है ये सब? उसके सामने लहराया। वो सर झुका गई। कुछ पूछा है तुमसे? क्या है ये सब और कहाँ से आया? आपकी बात उसके लहजे में गुस्से की अमेजिश थी। प्लीज एम के, ये मुझे वापस कर दें। ईरम बामुश्किल अपनी अंदरूनी हालत छुपाते आगे हाथ बढ़ाती वो थामने लगी कि एम के ने अपना हाथ पीछे खींचा। कब से ले रही हो ये और क्यों? दांत पीसते हुए पूछा। ये मेरी मेडिसिन है। ईरम ने नजर चुराते हुए कहा। मेडिसिन? उसे तुम मेडिसिन कहती हो? किसे उल्लू बना रही हो? एम के उसके पास हुआ और वो डर के 2 कदम पीछे जाकर हुए। प्लीज दूर रहें, डराए मत मुझे। ईरम ने दिल पर हाथ रखे मुस्मे से कहा। क्यों ले रही हो ये मेडिसिन? मेरी जरूरत है ये, सर झुकाए कहती वो जैसे कि जुर्म का इतराफ कर रही हो। कैसी जरूरत? तीखे अंदाज में पूछा। आप नहीं समझेंगे, प्लीज दे दें। वो मनमनाई तो एम के ने खींच के सीने से लगाया। ऐसी क्या बात है जो तुम नींद की टैबलेट्स लेती हो? गुस्सैले लहजे में दराफ्त करता वो ईरम का दिल धड़का रहा था। वो मुझे रात को नींद नहीं आती तो कभी कभार। ईरम ने सर झुकाए हुए झूठ बोला। जाओ सो जाओ। एम के ने लब बीचे हुए कहा तो ईरम ने उसे सवालिया नजर देखा। जाओ सो जाओ, मेरे वापस आने तक तुम ना सोई हुई मिली मुझे तो फिर तुम्हें सारी रात जगाऊंगा और फिर कहीं रातें तुम्हें इस एक रात की वजह से नींद नहीं आएंगी। गंभीर लहजे में वार्न किया तो ईरम अपने माथे पर आए हुए ठंडे पसीने के कतरे साफ करती पीछे बिस्तर की जानब तेजी से मुड़ी। उसकी हरकतें फुर्सत से देखता वो अब बाथरूम की जानब बढ़ता था। आज उसे वाकई बहुत ही देर हो गई थी। पहले उसे रफ़ी का मसला हल करवाया और फिर एक डिटेक्टिव दोस्त की तरफ डिनर प्लान बनना। घर आते आते देर हो गई थी। अब आगे नया केस खुला था। नफी में सर झटकता हुआ बाथरूम में जा चुका था। ईरम बिस्तर पर लेटी कंफर्टर मुंह तक ओढ़ गए थे। उसे एमके से खौफ आने लगा था। वो बाहर निकला तो लूज शर्ट और ट्राउजर में था। अपना लैपटॉप उठाए वो काउच पर जा बैठा। कितनी देर वो काम करता रहा और ईरम उसके सोने का इंतजार, ताकि वो सो जाए और ईरम उठकर नींद की गोली खा सके। जबकि उसे सोने के इंतजार में बहुत उसकी कब आंख लगी उसे पता ना चला। एम के अभी फ्री हुआ था कि ईरम को उठता देखकर ठटका। उसने मुड़कर पीछे देखा। कहाँ जा रही हो ईरम? ईरम, वो उसको पुकार रहा था जबकि वो उसकी बात सुनने बिना ही खुली आंखों से दरवाजा खोलती बाहर निकल गई। एम के उसके पीछे भागा। उसकी सुन नहीं रही थी। उसका रूह छत की तरफ था। एम के ने उसको थामा लेकिन वो फिर भी आगे चलती रही। ईरम नींद में थी और सिर्फ चलती जा रही थी। उसे होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और एम के उसकी पोजीशन समझने से कासर था कि वो ऐसे उसकी बात सुनने बगैर क्यों आगे बढ़ती जा रही है। छत पर जाकर वो रुकी। उसे कुछ कदम के फासले पर एम के भी रुक गया। वो देख रहा था कि आखिर ईरम यहाँ इस वक्त रात के छत पर करने क्या आई है। एक तजस्सुस था एम के को कि वो क्या छुपा रही है। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ पैर फूले जब ईरम छत की दीवार पर चढ़ गई और आराम से खड़ी हुई सामने देख रही थी। एमके को लगा कि उसके सर पर आसमान गिरा हो। उसने ईरम को आवाज देनी चाहिए लेकिन आवाज उसके हल्क में अटक गई। जब ईरम ने अपना कदम दीवार से बाहर की जानब बढ़ाया, उससे पहले कि वो दूसरा कदम ही उठाती और नीचे गिरती, एमके ने उसे फौरन से पकड़कर पीछे अपनी जानब खींचा। वो सीधा आकर उसके सीने से लगी और साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई और एमके को लगा उसकी सांसें उसे वापस मिल गई हों। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो ईरम को खो देता। वो अब बहुत ही आराम से उसके सीने पर सर रख के सो गई थी। एमके ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वापस कमरे में लेकर आया। धीरे से बिस्तर पर लटाते हुए उसके पास ही लेटा। वो अभी भी सो रहे थे। उसके साथ ये सब क्या सीन था? एम के चाह कभी नहीं समझ पा रहा था, या शायद उसका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ईरम को नींद में चलने की कोई बीमारी हो सकती है। बहरहाल वो लैंप ऑफ करता वहीं उसके पास लेट गया, लेकिन वो सो ना सका। उसे यही डर था कि कहीं ईरम फिर से ना कहीं चले जाए। फौरन से उठकर दरवाजे को लॉक लगाया और वापस अपनी जगह पर आया। ईरम के करीब लेटा था। वो उसे अपने सीने में बीछ गया, ऐसे जैसे उसने ईरम को छुड़ा तो कहीं वो उसे दूर ही ना चले जाए। परी जगता कमरे की छत को देखी जा रही थी, बिल्कुल जैसे वहां पर मौजूद ही ना हो। उसका दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। आंसू तकिए में जज्ब बोल थे और बढ़ान का उसका हक देती वो खुद को आज बेबस महसूस करती। बस एक बात का उसे डर था कि बढ़ान फिर ना बदल जाए। फजर की अजान उसके कान में पड़े तो उसने अपनी चलती हुई आंखों को धीरे से बंद किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाकई
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے دل کو بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ حی الصلاح، دل بے چین ہوا تھا۔ ان لفظوں پر اسے اللہ کی طرف جانا تھا۔ اللہ اسے بلا رہا تھا نماز کی طرف، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھے پورے جسم میں ایک کپئی سی تاری ہو گئی تھی۔ بنا پوچھے منہ موڑے ہوئے سوئے برہان کو دیکھے وہ اٹھتے ہوئے باتھ روم کا رخ کاٹ گئی اور وضو بنایا اور نماز کی نیت سے باہر آئی، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ قسمندی سے برہان نے سوتے ہوئے بستر پر ہاتھ مارا تو اسے پری کہیں پر محسوس نہ ہوئی تو جٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈر گیا کہ پری کہاں چلی گئی۔ تبھی اس کی نظر سامنے جائے نماز بچھائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پری پر جھٹکی، اور اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا جیسے آسمان سے اتری ہوئی پری ہو۔ وہ نام کی پری نہیں، وہ واقعی میں پری تھی۔ برہان کے لب ایک مسکان سے سچ گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کے لیے ایک بہت ہی حسین تحفہ تھا۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، لیکن چہرے پر ایک سکون تھا۔ برہان نے کمفرٹر پیچھے ہٹایا اور خود بھی وضو بنانے چلا گیا۔ اس نے فی الحال پری کو مخاطب نہ کیا تھا۔ دونوں خاموش تھے، لیکن دونوں کے بیچ میں خاموشی بات کر رہے تھے۔ قصبہ بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ غزالہ بیگم نے قصبہ کو دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ اب ٹھیک ہو آنٹی؟ قصبہ کچن میں ہی ان کے پاس ڈائننگ پر بیٹھی تھی۔ چلو شکر ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے تمہاری طبیعت۔ مجھے بہت ہی فکر تھی بیٹا، اور اب کوئی ٹینشن نہیں لینی، بس اب ٹھیک رہے گا، اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو قصبہ نے سپا میں سائے لایا۔ آنٹی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ قصبہ نے انہیں مصروف دیکھا تو وقت گزارنے کے لیے پوچھ لیا۔ بیٹا میں کھیر بنا رہی ہوں، جہانزیب کو کھیر بہت پسند ہے، میرے ہاتھ کی کھیر تو وہ بہت ہی شوق سے کھاتا ہے۔ کافی دن ہو گئے اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تو سوچا اس کی پسند کی کوئی چیز بنا لو، اس لیے بنا رہی ہوں۔ ارے آپ کیوں بنا رہی ہے؟ میرا شوہر ہے جہانزیب، میں خود بناؤں گی، ہٹے آپ آگے سے، سائر پر ہو جائے، مجھے کھیر بنانی آتی ہے۔ اچانک سے بلا نے اندراتے ہوئے بولنا شروع کیا اور غزالہ بیگم کو چولہے کے پاس سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، جہانزیب صرف اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر کھاتا ہے، اس لیے میں خود بناؤں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ غزالہ بیگم نے بیلا کو سختی سے کہا کہ وہ واپس کچھ نہ کہہ سکے، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی قصبہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بیلا کو سر سے پاؤں تک غصے سے دیکھے جا رہے تھے۔ بیلا منہ بناتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی اور قصبہ غزالہ بیگم آپس میں باتیں کرنے لگی کہ کسی نے بھی اس کے باہر جانے پر کوئی بھی توجہ نہ دی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہوئی بیلا نظر بچا کر قصبہ کی روم میں جا پہنچی اور وہاں پر اپنا کام مکمل کرتی ہوئی واپس نکل آئی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ کیا کر کے آئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ خاموشی سے اپنے کمرے کے جانب واپس مڑ گئی۔ قصبہ بیٹا جا کر آپ آرام کریں، ابھی آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، زیادہ دیر نہ یوں بیٹھیں، آرام کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم موجود ہے، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو دے دیں گے۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے قصبہ سے کہا۔ آنٹی کیا آپ کو اپنی بیٹی کی یاد نہیں آتی؟ ایک دن بھی آپ نے اس کا نام نہیں لیا، کیا وہ اتنی بری تھی؟ قصبہ کے دل میں جو بات اسے راہ سے تنگ کرتی بلاہر وہ غزالہ بیگم سے پوچھ لے۔ قصبہ کی بات پر غزالہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کتنا روتی ہیں اس کے پیچھے، لیکن چودھری کے فیصلے کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں قصبہ خوش قسمت تھی کہ جہانزیب نہ صرف اسے محبت کرتا تھا بلکہ اس کی ہر بات سنتا بھی تھا۔ ان باتوں کو چھوڑو بیٹا، آپ جاؤ آرام کرو۔ غزالہ بیگم نے رخ موڑ لیا، اس کا مطلب تھا کہ وہ اس ٹاپی پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ قصبہ نے گہرا سانس سانٹ کیا اور باہر نکل آئی۔ روم میں آتے ہوئے بالکونی میں جا کر کھڑی ہوئی اور ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے جسم کے آر پر ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ صرف ایک لڑکی نے سب کچھ بگاڑ دیا اور وہ تھی بیلا۔ نہ جانے کیا کیا چال وہ چل چکی تھی اور نہ جانے آگے اور کون کون سی چال وہ چلنے والی تھی۔ اس کی چال میں کون کون مزید نشانہ بننے والا تھا۔ قصبہ یہ سب سوچ رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بیلا کی اگلی چال میں وہ خود ہی نشانہ بننے والے تھے۔ صبح ارم کی آنکھ کھلی تو ایم کے کو اپنے پاس ہی پایا۔ وہ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بیٹھا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہونٹوں کے نیچے مٹھی بنائے رکھے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارم کے سر پر تھوڑا سا درد ہوا، لیکن وہ اپنی آنکھیں جڑ سے کھولتی ہوئی اٹھ بیٹھی، پلٹ کر صوفے پر ایم کے کو دیکھا۔ آج آپ آفس لیں گے؟ ارم نے جوتے پہنتے ہوئے استفسار کیا، لیکن ایم کے نے اسے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ ارم نے حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ آپ ساری رات کام کرتے رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ ارم کو اس کی آنکھیں رات جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ ایم کے نے گہرا سانس سانٹ کیا، اس کے مقابلے کھڑا ہوتا ہوا۔ تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ ایم کے غیر معمولی سنجیدگی پر ارم کا دل دھڑکا۔ نہ جانے اب وہ کیا پوچھنے والا تھا، لیکن اپنا ڈر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ہاں پوچھیں، کیا ہوا؟ وہ کانفیڈنس نظر آئی تھی، لیکن اندر سے دل سوکھے پتہ کی مانند نظر رہا تھا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ایم کے سوال پر ارم نے سوالیہ نظر اس کو دیکھا۔ کیسا مسئلہ؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ارم کے سر کے اوپر سے اس کا سوال گزر گیا تھا۔ کچھ نہیں،
जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर बाहर चलती है, अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। MK उसे कहता हुआ अपना कोट बाजू पर रखता हुआ बाहर की जानब कदम बढ़ा गया। ईरम जाते उसकी पूछ को देखने लगी। ये मुझसे आज इस तरह से रूडली बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? ईरम थोड़ा उलझी, फिर सर झटकती हुई बाथरूम की जानिब बढ़ी। बिना आहर का तलाक लेकर वापस आ गई थी और शेख गुलफराज का दिमाग ठिकाने पर नहीं था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। आहर, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी मर्जी से शादी की थी उस शख्स से और अब तुम तलाक लेकर घर वापस आ गई हो। उतर गया तुम्हारे सर से इश्क का भूत? शेख गुलफराज किसी सूरत भी बिना को माफ करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे थे। दूसरों की बेटी के लिए घड़ा खोदने वाला आज उनकी अपनी बेटी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से गिराया था। प्लीज डैड, मुझे बातें मत सुनाए। मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मुझे आगे क्या करना है, और वो शख्स सिर्फ और सिर्फ साइको पर्सन है। मैं साइको पर्सन के साथ मजीद नहीं रह सकती, इसलिए मैं अब भी वापस आ चुकी हूँ और ये रहे डिवोर्स पेपर्स। मेरे डिवोर्स से आपको कोई और मसला है? वो तन कर बोले। बेफिक्र रहें, हक महर में अच्छी खासी रकम लेकर आई हूँ, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बीना ने मगरूरी से कहते हुए शेख गुलफराज का मुंह ही बंद करवा दिया था। उन्होंने शाकी नजर से अपनी बीवी को देखा जो मुंह फेर गई। सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से आज ये नौबत आई। अपना तो घर ये बसा नहीं सकी, ईशा का घर बसने से पहले उसके नसीब खानी आ गई है। संभाले अब अपनी बेटियों को खुद। शेख गुलफराज कहते हुए गुस्से से बाहर निकल गए, जबकि मीना ने बुरा सा मुंह बनाया और अपना बैग उठाती हुई वो अपने कमरे में बंद हो गई। ईशा माँ का मुंह देखने लगी। हमेशा ये होता आया था, उसका हक खाया गया था इस घर में। हमेशा उसके साथ ज्यादती हुई थी और वो खामोशी से सहती हुई आई थी, और आज भी वो खामोशी से सब सह रहे थे। मीना की खुद सड़ी ने किसी को भी लोगों को सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उसकी खुद सड़ी की वजह से ईशा की मंगनी भी टूट चुकी थी, और अब उसका इस तरह तलाक लेकर वापस आना ईशा के हक में मजीद बुरा था। जबकि दूसरी तरफ तैमूर भी गायब था। अब यहाँ नहीं था वो कहाँ गया था कोई नहीं जानता था, लेकिन वो गायब हो चुका था। उसकी एक अलग फिक्र थी। शेख गुलफराज पूरी तरह से अपनी औलाद के हाथों फंसे हुए थे।